नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच है एसीपी श्री विमल किशोर, जो अभी सिक्योरिटी यूनिट में पोस्टेड हैं और इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। आप बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस चीज़ ने सर आपको दिल्ली पुलिस में आने के लिए मोटिवेट किया। अमरीश, मैं उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव और आसपास के क्षेत्र में ज़्यादातर जो युवा है वो आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस में ही पोस्टेड हैं और उसी को वो प्रेफर करते हैं। इसी बात से मैं भी आकर्षित हुआ कि मुझे भी आर्म फोर्सेस या पुलिस फोर्स में ही ज्वाइनिंग लेनी है। ज्वाइनिंग करने से लेके और अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा? 1986 में जब हम ज्वाइन हुए एसएससी के थ्रू जी, तो उसके बाद हमने झड़ौदा कला में ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के पश्चात दिल्ली पुलिस की अलग अलग विभागों में नौकरी की, जिसमें शुरुआत मेरी क्राइम ब्रांच से हुई। क्राइम ब्रांच के बाद उसके बाद हमारे बैच का सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में कमांडो यूनिट में हो गया। हमने कमांडो दिल्ली पुलिस के अंदर कमांडो की ट्रेनिंग की। 2 साल हमने कमांडो का वहाँ अपना ड्यूटी परफॉर्म की। उसके पश्चात फिर साउथ डिस्ट्रिक्ट में हमारी पोस्टिंग आई। साउथ डिस्ट्रिक्ट में मैंने अलग अलग पुलिस स्टेशंस में काम किया। वहाँ स्पेशलिस्ट स्टाफ में भी मैंने काफ़ी समय दिया। उसके पश्चात सैनिक फार्म चौकी इंचार्ज के भी रूप में रहा और दूसरे पुलिस स्टेशंस में भी नौकरी। वहाँ के पश्चात मैं फिर सिक्योरिटी यूनिट में गया। सिक्योरिटी यूनिट के बाद मेरा ट्रांसफ़र नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ऑन प्रमोशंस हुआ, जहाँ मैंने एज ए एडिशनल SHO पुलिस स्टेशन कोतवाली, पुलिस स्टेशन बुराड़ी और तिमारपुर पुलिस स्टेशन में काम किया। तत्पश्चात मेरा ट्रांसफ़र एज SHO करोलबाग पुलिस स्टेशन का हुआ, जहाँ मैंने एज SHO कार्य किया और उसके पश्चात मैंने पार्लियामेंट स्टेट पुलिस थाने में भी काम किया। फिर कुछ समय मैं बटालियंस में रहा। बटालियंस के पश्चात मेरी पोस्टिंग साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हुई, जहाँ मैंने पब्लिक ग्रीवेंसेस सेल में काम किया और वहाँ से फिर ऑन प्रमोशन में ट्रैफिक यूनिट में गया। ट्रैफिक यूनिट के बाद अब मैं पिछले कुछ समय से सिक्योरिटी यूनिट में। सर काफ़ी आपका वेरिएशन के साथ आपका पूरा टेन्योर रहा है। सर जैसा कि आपने बताया कि आप पब्लिक ग्रीवेंसेस सेल में भी रहे हैं, तो सर मैं जानना चाहूँगा कि पब्लिक और पुलिस रिलेशंस में कितना सुधार आया है पहले से? पब्लिक और पुलिस रिलेशंस में पहले, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम भी जब पुलिस में भर्ती नहीं थे तो पुलिस स्टेशन में जाने से डरा करते थे। एक डर का माहौल होता था कि पुलिस कैसी है, किस तरह से व्यवहार करेगी। लेकिन जब पुलिस में आए तो एक अपॉर्चुनिटी भी मिली और समय के साथ बहुत परिवर्तन भी आया कि पुलिस फ्रेंड और पब्लिक का जो रिलेशन है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, जिसमें पब्लिक अब पुलिस के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। पुलिस भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें कि पब्लिक की पार्टनरशिप भी होती है। तो इसने बहुत सारा परिवर्तन हमारे पुलिस और पब्लिक के बीच में लाने में किया है। अब पब्लिक भय नहीं मानती है, पब्लिक आगे बढ़ के मदद करने की कोशिश करती है और साथ में पार्टिसिपेट करती है। सर आपने बताया कि इन्वेस्टिगेशन फील्ड में रहे हैं, कई जगह SHO भी रहे हैं, एडिशनल SHO भी रहे हैं। तो सर इस दौरान कोई चैलेंजिंग टास्क जिसका आप हिस्सा रहे हैं और आप हमसे शेयर करना चाहें? हाँ, ऐसा एक किस्सा है। जब मैं पुलिस स्टेशन कोतवाली में एज ए एडिशनल SHO था तो रात की ड्यूटी थी। रात की ड्यूटी के दौरान एक कॉल आई कि रूपनगर पुलिस स्टेशन में डबल मर्डर हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट DCP साहब ने तमाम नाइट में जितने ऑफिसर्स थे तमाम को बुलाया और उसमें सारे फैक्ट्स बतलाए। उसमें एक बहुत छोटा सा क्लू था कि ये व्यक्ति जो एक्यूज था, जो उनका सर्वेंट था और एक्यूज था, वो ऋषिकेश के किसी होटल में काफ़ी समय पहले काम किया था। उसके अलावा उसका खाली नाम के अलावा और कोई डिस्क्रिप्शन नहीं थी, कोई और डिटेल नहीं थी। एक छोटा सा संभावना मानी गई कि शायद वो वहाँ जा सकता है। अलग अलग टीमें बनाई गई, हर एक को अलग अलग अपना रोल दिया गया। मेरे को जो कार्य मिला, मेरे को दिया गया कि आप ऋषिकेश जाके उस होटल को तलाश करें और उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। हम उसी समय रात को निकले, अपनी टीम ली और रात को हम ऋषिकेश पहुंचे और सवेरे हमने पूरे ऋषिकेश के जितने भी होटल्स थे, उस क्षेत्र में जितने होटल थे, हर एक होटल में जा जाके उस व्यक्ति के बारे में जितनी हमारे पास सूचना अवेलेबल थी उसके आधार पर जानकारी जुटाई। जानकारी जुटाने के दौरान हमें एक होटल से ये जानकारी मिली कि इस व्यक्ति का कोई रिलेशन जो गाँव के रिश्ते से लगता है वो किसी क्षेत्र में रहता है। इतना ही नाम था, उस व्यक्ति का नाम था और क्षेत्र का नाम था। उस व्यक्ति को तलाश करते हुए हम फिर उस क्षेत्र में पहुंचे। काफ़ी मेहनत के बाद में पूरा हम इसमें काफ़ी समय लगा, उसको ढूंढ लिया हमने आखिरकार। उस व्यक्ति से जब हमने बात की, उसने बताया कि हाँ, इस व्यक्ति का फ़ोन आया था उसके पास में और शायद ये आ सकता है, और उस जगह उसने लोकेशन बताई कि इसके आने की संभावना वहाँ हो सकती है। हमने उस व्यक्ति को साथ में लिया और हमने एक ट्रैप लगाया।
ट्रैप के दौरान हमें रात के लगभग 1-1:30 बजे उस हुलिये के आदमी वहाँ से आता दिखाई दिया। हमने उस समय उसको रोका नहीं। जब वो उस अपने निर्धारित कमरे पे गया, हमने कमरे में जैसे उसने प्रवेश किया, हमने उसको काबू किया। काबू करने के बाद उससे पूछताछ की, उसकी डिटेल्स वेरीफाई करी उसी समय फ़ोन करके, और तब ये हमें पूरा स्पष्ट हो गया कि यही वो व्यक्ति है जिसने वो ये कांड को अंजाम दिया था। तो उसको लेके फिर हम अरेस्ट करके दिल्ली लेके आए। तो सर काफ़ी एफर्ट्स आपने दिखाए इस केस में सॉल्व करने में। हाँ जी। सर लगभग 37 साल आपकी नौकरी होने जा रही है, तो सर मैं बात करना चाहूँगा बदलाव की, जो दिल्ली पुलिस व्यवस्था में अब तक चेंजेस आए हैं तब के समय में और आज के दौर में। सर कितना बदलाव है, आप किस तरह से इसको सर डिफाइन करना चाहेंगे? हाँ, उस समय जब हम भर्ती हुए थे और आज अब मैं जब रिटायर होने जा रहा हूँ, तो उस समय के दौरान बहुत सारे परिवर्तन अब तक आ चुके हैं। पहले बहुत सारी चीज़ें हमें हाथ से ही करनी पड़ती थी, लॉ एंड ऑर्डर हो या इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो, सारी चीज़ें हमें अपने मैनुअली ही करनी पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, बहुत सारी चीज़ डिजिटलाइज हुई, कंप्यूटराइज हुई, तो उसका हमें फ़ायदा भी मिला। तो आज जो इन्वेस्टिगेशन है, इस इन्वेस्टिगेशन की स्पीड पे उसका असर आया है। टेक्नोलॉजी की वजह से हम किसी भी चीज़ की जानकारी तुरंत हासिल कर सकते हैं। अपराधी और अपराधी का जो डेटा हमें छांटने में टाइम लगता था, उसको छांटने में अब हम मिनट्स और सेकंड्स में उसको छांट सकते हैं। हम पूरा ये जान सकते हैं कि व्यक्ति कहाँ कहाँ रहा। डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा ये है कि हम उसका लॉग देख के ये जान सकते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ कहाँ रहा। तो टेक्नोलॉजी ने हमारे इन्वेस्टिगेशंस को, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सारा परिवर्तन किया है और काफ़ी हद तक इसको अपग्रेड करने में मदद की। काफ़ी सर जो टाइम टेकिंग प्रोसेस थे वो भी काफ़ी कम हो गए हैं। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो पहले बहुत सारी चीज़ें हमें वेरीफाई करने में टाइम लगता था, अब वो टाइम बहुत बचता है। हम सीधे ही कंप्यूटराइज्ड डिजिटल के माध्यम से एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जानकारी शेयर कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। सर इससे हमारी इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी में भी काफ़ी सुधार है, आप एग्री करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से। सर आगे मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जब हम सर पुलिस स्टेशन में होते हैं, इन्वेस्टिगेशन फील्ड में होते हैं, हम 24 आवर्स के लिए बाउंड होते हैं। सर इस दौरान कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हम घर परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। तो सर आपका इतना लंबा टेन्योर रहा है, तो आपने सर किस तरह से अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज किया? ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि जब व्यक्ति पुलिस फोर्स में होता है तो अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता, लेकिन साथ में हमारी ये जिम्मेदारी भी होती है कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी होती है, वो भी हमारा परिवार का हिस्सा होता है, क्योंकि हम समाज से जुड़े हैं। समाज भी हमारे परिवार का हिस्सा है और हम भी समाज का हिस्सा है। तो वहाँ कार्य करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और घर में, परिवार में जो संतुलन बनाए रखना होता है, उसमें पत्नी जो है वो काफ़ी मदद करती है, उसका सहयोग काफ़ी रहा है। तो ऐसी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे सौभाग्य से पत्नी ने मेरे इसमें काफ़ी मदद करी है और मैं अपने क्षेत्र में जहाँ भी मेरी ड्यूटी रही है, मैं अपना पूरा समय अपने सोसाइटी और अपने क्षेत्र के लिए देने में सफल रहा हूँ। बिल्कुल सर, सही बात है कि फैमिली का सपोर्ट सर बहुत ज़रूरी है फोर्स की नौकरी के लिए। सर जैसा कि आप इसमें रिटायर होने जा रहे हैं, तो सर आफ्टर रिटायरमेंट आपके कोई प्लान्स हैं, आपने कुछ सोचा हुआ है सर? हाँ, मेरा प्लान है कि मैं अभी कभी भी जब मुझे अवकाश इस दौरान, अपनी छुट्टियों के दौरान मिला है, मैं अपने गांव जाता रहा हूँ और वहाँ स्कूल में पढ़ाता रहा हूँ बच्चों को। तो मेरा एक पैशन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी है। तो अभी भी अब मेरे पास वक्त होगा, उनको मैं और समय दे सकता हूँ ताकि क्या क्या नया चल रहा है उनको उस बारे में, क्योंकि मेरा गाँव जो आता है वो उतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है। तो मैं वहाँ कुछ समय और जो नई चीज़ें हैं उनके बारे में उन बच्चों को बतलाने में बिल्कुल ज़रूर उनकी मदद करूँगा। सर बहुत ही अच्छा आपका यूनिक सा आइडिया है। सर लास्ट में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारे युवा ट्रेनीज फील्ड में आने वाले हैं, डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए आप कोई स्पेसिफिक संदेश देना चाहते हैं? हाँ, युवा पीढ़ी के लिए जो हमारे नए अब जनरेशन्स के ऑफिसर्स आएंगे इस पुलिस फोर्स में, उनके लिए यही है कि शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है। आपको हर एक चीज़ की इन डेप्थ नॉलेज रखनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ पैटर्न ऑफ क्राइम भी बदल रहा है। तो क्राइम के पैटर्न को मात देने के लिए हमें भी उतना ही टेक्नोलॉजिकल एडवांस होना पड़ेगा और रोज़ रोज़ सीखना पड़ेगा कि नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे आए और आपने अपने कीमती विचार हमसे शेयर किए। आपके सर पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने के, अपने विचार शेयर करने का। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। धन्यवाद।